डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का पहला जो टॉपिक हमने आपको दिया था 6 सेम का नर्व स्टेट थ्योरम, उसके आगे जितना आपका इस चैप्टर का क्या है रिमेनिंग पार्ट होगा आपका ना, लाइक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रेजिडुअल एंट्रोपी एंड एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड इट्स मेजरमेंट, ये सारा जो आपका क्या है टॉपिक है, मैं एक ही वीडियो के अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कवर किया जाए। और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करना। इस वीडियो को देखने के बाद और प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपका बिल्कुल 100% आपका कंप्लीट, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। थर्ड लॉ ऑफ थर्मो डायनामिक्स, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, तो नर्व स्टेट थ्योरम क्या कहता है, लिमिट t टेंड्स टू 0 पर डेल्टा s इक्वल टू 0 एंड लिमिट t टेंड्स टू 0 पर डेल्टा cp इक्वल टू 0। उसने ये कहा कि आपका जब टेम्परेचर को आप 0 केल्विन के क्लोजर लेके जा रहे हैं या 0 केल्विन है, तो उस समय आपका एंट्रोपी चेंज या हीट कैपेसिटी चेंज विल बी 0। इसी को आप दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं, और लिमिट t टेंड्स टू 0 पर एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 पर एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट। मीन्स यदि कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसका फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट जो भी होगा, यदि आप चाहें तो कह सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कह सकते हैं, फाइनल स्टेट प्रोडक्ट, इनिशियल स्टेट रिएक्टेंट, तो सबका एंट्रोपी इसने कहा कि बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा और चेंज 0 होगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा ना। देन इसी को भी हम कह सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0 पर हीट कैपेसिटी ऑफ फाइनल स्टेट विल बी इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 पर हीट कैपेसिटी ऑफ इनिशियल स्टेट। ये तो आपके स्टेटमेंट भी आपका नर्व स्टेट थ्योरम के। फिर इन्हीं स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए प्लांक ने अपना स्टेटमेंट प्रपोज किया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, ठीक है ना। और प्लांक ने जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट दिया वो ये कहता है, बिल्कुल सिंपल सा थ्योरेटिकल है, इसमें कोई मैथमेटिकल आपका डेरिवेशन पार्ट ऐसा है नहीं। तो प्लांक ये कहता है कि आपका किसी भी सब्सटेंस का 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो एंट्रोपी होगा वो बिल्कुल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो अब जैसे इसने ये कहा कि एंट्रोपी ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज विल बी सेम, ये भी कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन उसने इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड किया। उसने कहा कि सेम तो होगा सबका एंट्रोपी, लेकिन वो भी कितना होगा, आपका 0 होगा, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, इसकी एक फिक्स कंडीशन होती है, जबकि सब्सटेंस आपका परफेक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, तब आपका एंट्रोपी एज वेल एज हीट कैपेसिटी दोनों के लिए, ठीक है, ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज विल बी 0। मैक्सिमम आपको बुक्स में भी आपको ये दिखता है एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में ही थर्ड लॉ आपको प्रपोज किया जाता है, लेकिन क्या है, हीट कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में भी आप थर्ड लॉ को प्रपोज कर सकते हैं। तो आप थर्ड लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट देना चाहें तो लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0 पर एंट्रोपी ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज विल बी 0। सिमिलरली लिमिट t टेंड्स टू 0 पर हीट कैपेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज विल आल्सो बी 0। ये भी आपका सिंपल सा आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसलिए आपको नर्व स्टेट थ्योरम में थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी काफी ज्यादा था, तो उसी को फॉलो करते हम आगे बढ़े। तो एक तरह से हम कहें तो ये स्टेटमेंट भी अपनी जगह ठीक है। इन्हीं स्टेटमेंट में उसने कहा कि आपका सबकी एंट्रोपी सेम होगी, लेकिन वो कितनी होगी, 0 होगी। उसने सेम होगी कहा, लेकिन कितना होगा उसने ये नहीं बताया। इसने बोला कि प्लांक ने जब क्या है इसको डिफाइन किया, उसने कहा कि किसी भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर ईच एंड एवरी स्पीसीज का जो एंट्रोपी होगा और हीट कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, आपका सेम, ठीक है ना इतना। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉर द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये यहीं पे आपका एक नया टर्म आता है रेजिडुअल
एंट्रोपी टर्म, ठीक है। रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होता है, जरा इसको सुनिएगा। अभी थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या कहा, हर स्पीसीज का या ईच एंड एवरी स्पीसीज का एंट्रोपी जीरो होगा एट 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंसेस देखे गए जो कि आपका 0 केल्विन टेम्परेचर या एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी एक सिग्निफिकेंट एंट्रोपी को एग्जिबिट कर रहे होते हैं आपका, और उसी पर्टिकुलर एंट्रोपी को जो कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस एग्जिबिट करता है, दैट इज नोन एज रेजिडुअल एंट्रोपी टर्म, ठीक है ना। रेजिडुअल एंट्रोपी और एंट्रोपी में क्या है, ये थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में समझे ना अंतर क्या है। थर्ड लॉ कहता है कि एंट्रोपी ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज विल बी जीरो एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे। लेकिन रेजिडुअल एंट्रोपी का कंसेप्ट कहता है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका एंट्रोपी आपका 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी जीरो नहीं रहता, एक सिग्निफिकेंट एंट्रोपी बने रहता है उनके लिए। तो उस सिग्निफिकेंट एंट्रोपी को आप क्या कह सकते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं, देखिए क्वांटिटी के साथ। जैसे ये है सब्सटेंस और यहां इसकी रेजिडुअल एंट्रोपी, ठीक है ना। देखिए जैसे आइस है, आइस का जो रेजिडुअल एंट्रोपी 3.3 जूल पर मोल, ठीक है। ऐसे ही आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका रेजिडुअल एंट्रोपी होता है 5.8 जूल पर मोल, और अप्रोक्स इतना ही आपका N2O का भी लगभग होता है 5.8 जूल पर मोल। ऐसे ही आप दे सकते हैं चाहे तो कुछ और भी स्पीसीज हो सकते हैं, ठीक है। तो आप चलिए, थोड़ा सा मेरे को इतना ध्यान में नहीं आ रहा, तो 2-4 स्पीसीज का आप याद कर लें कि ये कुछ स्पीसीज का एंट्रोपी आपका क्या होता है, 0 केल्विन पर भी आपका जीरो नहीं हो पाता है। जैसे ये स्पीसीज है, इनकी एंट्रोपी 0 केल्विन पे ये दी हुई है आपको, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों आपका 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी एक सिग्निफिकेंट एंट्रोपी दिखा रहे हैं, जबकि थर्ड लॉ तो कहता है कि आपका एंट्रोपी 0 होना चाहिए। तो उसके थोड़ा सा हम गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा उसने क्या कहा। उसका प्रिंसिपल कंडीशन ये था कि आपका सब्सटेंस में क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्रिस्टलाइन नेचर होना चाहिए, तब जाकर के एंट्रोपी कितना होगा, 0 होगा उसने, ठीक है ना। एंट्रोपी क्या होता है जानते हैं ना, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। किसी भी सिस्टम में, किसी भी सब्सटेंस में कितनी ज्यादा रैंडमनेस है, वो उसका एंट्रोपी का मेजरमेंट है, ठीक है ना। जितना ज्यादा रैंडमनेस हम कहेंगे उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर फॉल करते जा रहे हैं ना, टेम्परेचर फॉल करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। एनर्जी लॉस करेगा तो इनकी एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी कम होगी तो ज्यादा मोशंस नहीं होंगे ना उसमें, तो रैंडमनेस धीरे 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 क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, और बिल्कुल 0 केल्विन पर जाते ही आपका एंट्रोपी बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका 0, या उसके अंदर रैंडमनेस बिल्कुल क्या हो जाएगी, 0। लेकिन ये कहता है कि आपका बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें नहीं हो पाता है, तो उसका रीजन क्या होगा कि उन सब्सटेंसेस में इम्परफेक्शंस पाए जाते होंगे कुछ। जब हम उसका क्या है, लैटिस बनाते हैं ना, आप सॉलिड स्टेट में कहीं पढ़ते हैं, तो जब क्लोज पैकिंग करते हैं मॉलिक्यूल्स आपस में, तो कुछ इम्परफेक्शंस के कारण आपका इनमें एंट्रोपी एग्जैक्टली 0 नहीं बन पाया, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि थर्ड लॉ अपने आप में गलत स्टेटमेंट नहीं है, थर्ड लॉ अपने आप में सही स्टेटमेंट है, लेकिन इनकी 0 इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, इनमें कुछ ना कुछ एक्सटेंट ऑफ इम्परफेक्शंस रहता होगा, इसलिए ये अपनी एंट्रोपी को एग्जैक्टली 0 एग्जिबिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेजिडुअल एंट्रोपी और उसका रीजंस क्या हो सकता है, ये हम आपको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो आपका थोड़ा सा इसमें बड़ा टॉपिक है। देखिए एक टर्म आता है आपका जिसको आप क्या कहते हैं, ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होता है, सपोज हमने कहा कि कोई एक सब्सटेंस है ए, ठीक है ना,
इस सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट पे आपने मान लेते हैं 50 केल्विन टेम्परेचर पर आपने क्या करना है, एंट्रोपी पता करना है, ठीक है। तो इस फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका जो इसकी टोटल एंट्रोपी होगी वही एंट्रोपी क्या कहलाता है आपका, इसका एब्सोल्यूट एंट्रोपी वैल्यू कहलाता है, ठीक है ना। किसी भी सब्सटेंस का, जरूरी नहीं कि वो सॉलिड स्टेट ही हो, ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी स्टेट में आप कहना चाहें, किसी भी सब्सटेंस का किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर नेट एंट्रोपी वैल्यू जो उसके लिए मिलता है दैट इज नोन एज इट्स एब्सोल्यूट एंट्रोपी वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए इस एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मेजरमेंट करने के लिए हम थोड़ा सा मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन करेंगे, तो आप उसको ध्यान से देखने की कोशिश करेगा तो आपको लगेगा कि बहुत इजी पार्ट है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। देखिए ये है, सपोज कोई एक सब्सटेंस है, किसी सिस्टम के अंदर आपने सब्सटेंस ले रखा है, उसमें एक स्मॉल चेंज कर रहा है फॉर द स्मॉल चेंज, क्या काम है, कोई भी एक सब्सटेंस है जिसके लिए आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है ना। तो उसको आपने एक सिस्टम, क्या है, किसी भी कंटेनर के अंदर लेकर एक सिस्टम क्रिएट किया ना आपने, तो उस सिस्टम के लिए यदि स्मॉल चेंज यदि हम कंसिडर करते हैं सिस्टम में, तो क्या होगा, ds इक्वल टू कितना होता है, स्मॉल चेंज के लिए एंट्रोपी चेंज इक्वल टू dq अपॉन t, ठीक है, एट द कांस्टेंट p, प्रेशर को कांस्टेंट कर लें तो क्या हो जाएगा, ds एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू dq एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन t। अब इतना सभी जानते हैं भैया, थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक आप जब पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, dq एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू dh। कोई भी सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पे कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है, दैट इज नोन एज एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता dq तो उसको de कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, ई इंटरनल एनर्जी को यू से भी उसको रिप्रेजेंट करता है, तो डी या डी यू जो भी लिख सकते हैं। फिलहाल हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे तो डी क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डी एच लिख सकते हैं। सो कितना हो जाएगा बोले, डी एस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डी एच अपॉन टी, ठीक हो गया। और इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू dH अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू 1 अपॉन t। क्या किया हमने, बोथ साइड dt से डिवाइड कर रखा है, कोई चेंज नहीं आएगा इक्वेशन में, dt से यहां भी डिवाइड किया यहां भी डिवाइड किया, तो ये इक्वेशन बना है, ठीक है ना। अब ये जो टर्म दिख रहा है ब्रैकेट वाला देखिए, dH अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर याद करो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वही होता है dH अपॉन dt, cp जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं आप इसको, ds अपॉन dt इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cp इंटू 1 अपॉन t, और dt को यहां लेके जाओ, ds इक्वल टू cp dt अपॉन t। ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। यहां की बात समझ में आ रही है ना। एक हमने कहा कि जिस सब्सटेंस का आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालना चाह रहे हैं उसको एक कंटेनर के अंदर लेकर के एक सिस्टम क्रिएट किया, उस सिस्टम में स्मॉल चेंज कंसीडर किया, तो स्मॉल चेंज के लिए ds इक्वल टू dq अपॉन t। फिर हमने कहा कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे ds एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू dq एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन t। तो dq एट कांस्टेंट प्रेशर को dh कहते हैं, तो यहां से ds इक्वल टू dh अपॉन t, बोथ साइड क्या है dt से डिवाइड किया, तो ये जो टर्म बन गया वो cp कहलाता है आपका, ठीक है ना। देन cp को पुट किया तो यहां से ds इक्वल टू cp dt अपॉन t। इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखिए ds इक्वल टू cp dt अपॉन t, ठीक है। t इक्वल टू कहां से, 0 केल्विन से T इक्वल टू डिजायर्ड टेम्परेचर तक। इसको समझिएगा जरा,
देखिए किसी भी सब्सटेंस का, जैसे हमने ये कहा कि कोई सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में है, 50 केल्विन टेम्परेचर पे हमको उसका एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 0 केल्विन पर एंट्रोपी कितना था, 0। थर्ड लॉ कहता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे एंट्रोपी 0 था, तो 0 से उसका टेम्परेचर राइज करेंगे 50 तक, तो टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करेंगे एंट्रोपी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो 0 से 50 केल्विन तक जाने में कितना एंट्रोपी चेंज आया, कितना एंट्रोपी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, ठीक है। तो कितना एंट्रोपी बढ़ा वो चेंज यदि हम पता कर लेंगे तो वही तो 50 केल्विन का एंट्रोपी होगा, एब्सोल्यूट एंट्रोपी। इसलिए मैंने इंटीग्रेट किया T इक्वल टू 0 से T इक्वल टू डिजायर्ड टेम्परेचर तक। जिस टेम्परेचर पर भी आपने एंट्रोपी का वैल्यू ऑब्टेन करना है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी का, 0 से वहां तक उसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको उससे कैलकुलेशन मिल जाएगा। S 0 कह रहे हैं इसको, इसको ST कहते हैं, इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग एंट्रोपी का S0 कह लिया आपने, और इस आपने टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग एंट्रोपी को ST कह दिया। तो dx का इंटीग्रेशन x1 से x2 तक होता है, तो क्या कहते हैं, x2 ST माइनस x1 x0, dx हो गया, तो ये x1 ये x2 हो गया, तो x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसको आप इतना लिख सकते हो, ST लिख सकते हो ना इसको, क्यों, क्योंकि ये तो 0 है, ये 0 है, सॉरी S0 0 है, मतलब 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 है, तो ST माइनस S0 कितना होगा, ST मतलब T टेम्परेचर का एब्सोल्यूट एंट्रोपी, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, इसको आप लिख लें T इक्वल टू 0 केल्विन, यहां T इक्वल टू डिजायर्ड जो भी T केल्विन होगा, Cp, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो D ln T, ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन जो आ रहा है देखिए भैया, ST इक्वल टू T इक्वल टू 0 केल्विन से T इक्वल टू डिजायर्ड टेम्परेचर पर Cp D ln T, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रखा है, देखिए ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन से आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी मेजरमेंट कर सकते हैं सॉलिड स्टेट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर। कैसे, देखिए इसके लिए आप क्या कर लेना, ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, किस किस के बीच में, Cp एंड ln T के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ln T और Cp के बीच में अलग अलग टेम्परेचर पर हमने क्या किया, Cp की वैल्यू को मेजर करा, तो अलग अलग टेम्परेचर पर Cp को मेजर करने के बाद, एक्सपेरिमेंटली मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे, एक टेम्परेचर पे Cp मिला, दूसरे पे मिला, तीसरे पे मिला, Cp की वैल्यू यहां से देख लेंगे, तो ये ग्राफ बन गया आपका इस टाइप का। देखिए ये ना, ये टेम्परेचर पर आपका Cp इतना होगा तो दोनों का मीटिंग पॉइंट ये हो गया, इस टेम्परेचर पर Cp इतना होगा तो दोनों का मीटिंग पॉइंट ये बन जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही आपके पॉइंट क्रिएट किए, तो यहां से आपका एक ग्राफ बन गया। इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व यदि आपको पता चल जाएगा तो ST निकल जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। ST इक्वल टू एरिया कहां से कहां तक, 0 केल्विन से T केल्विन तक का, मतलब 0 केल्विन से T केल्विन तक का आपने क्या किया, अलग अलग टेम्परेचर पर क्या किया, अलग अलग टेम्परेचर पर Cp की वैल्यू को मेजर करा और उस वैल्यू को लेकर के आपने ग्राफ प्लॉट किया, तो जो ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व आएगा यही वैल्यू आपका क्या कराएगा, एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस एट डिजायर्ड टेम्परेचर T इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपका 15 केल्विन का जो रेंज होता है टेम्परेचर का, 15 केल्विन टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर Cp का मेजरमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास दिक्कत आ गई, चलो 15 केल्विन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग ln T और Cp के बीच में ग्राफ आ गया, तो उसके नीचे हमको ग्राफ कैसे मिलेगा, 0, हम तो 0 से कहां तक जाना है, T तक जाना है, तो 15 से नीचे यदि आपने ऑब्टेन करना है तो एक तो हम क्या करते हैं, सिंपल थ्योरेटिकल तरीका चलता है, 15 केल्विन के नीचे के क्या है लेवल पे या टेम्परेचर लेवल पे आप क्या करोगे, इसको एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे। एक्स्ट्रापोलेशन होता है ग्राफ जिस पैटर्न पे आ रहा है उसी पैटर्न को अप्रॉक्स फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो ये एक्स्ट्रापोलेशन प्रोसेस हो गया। तो इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रॉक्स चलेगा आपका, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है
इस पे हम फिर यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई ना? तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए एस टी की वैल्यू यहाँ से क्या है, इस इक्वेशन से निकालेंगे। कैसे? अलग अलग टी पर आप लॉग टी और सीपी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जो आएगा वही एस टी कहलाएगा आपका, टी टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में एब्सोल्यूट एंट्रोपी। लेकिन 15 केल्विन के नीचे यदि आपका क्या है सीपी का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने कहा एक्स्ट्रापोलेशन फॉलो करेंगे और उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरा हमारे पास तरीका क्या हो सकता है, देखिए ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशन था भैया, एस टी इक्वल टू कितना था, टी इक्वल टू 0 केल्विन से टी इक्वल टू टी केल्विन तक, ये था। ये आया था सीपी डी एल एन टी, इतना इक्वेशन आया था। तो हमने कहा कि बिलो 15 केल्विन सीपी का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम दो फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं पूरे इंटीग्रेशन को। ये t इक्वल टू 0 केल्विन से t इक्वल टू टी एस्ट्रिक सीपी डी एल एन टी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं डी टी अपॉन टी, ठीक हो गया, प्लस t इक्वल टू 0 सॉरी टी एस्ट्रिक टू टी इक्वल टू डिजायर्ड टेम्परेचर टी तक सीपी डी टी अपॉन टी। मीन्स टोटल सपोज आपका टी की वैल्यू 50 केल्विन था, तो 0 से 50 सीधे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, 0 से टी एस्टिक है 15 केल्विन के क्या है नीचे का जो टेम्परेचर रेंज है, उसके लिए हमारा अलग इंटीग्रेशन चलेगा, ठीक है ना। और 15 केल्विन से ऊपर का जो हमारा रेंज होगा उसके लिए आप नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसा भी कर रहे थे वैसे ही करके चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब यहां से आता है अकॉर्डिंग टू डीवाई टी क्यूब इक्वेशन, एक डीवाई की टी क्यूब इक्वेशन होती है जो ये कहता है बिलो 15 केल्विन टेम्परेचर रेंज सीपी विल बी इक्वल टू सीवी एंड दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू टी की पावर 3k, वेयर ए इज द कांस्टेंट वैल्यू। अलग अलग सब्सटेंस के लिए ए की वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है लेकिन कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। सपोज आप किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए क्या है एब्सोल्यूट एंट्रोपी मेजर कर रहे हैं तो उसका अपना एक फिक्स ए वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो एक कांस्टेंट वैल्यू, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो सीपी की वैल्यू हम कितना पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ए इंटू टी क्यूब, कब, जब आप 15 केल्विन से नीचे के रेंज पे काम कर रहे हैं तब। सो एस टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी इक्वल टू 0 केल्विन और टी इक्वल टू टी एस्टिक, सीपी की जगह कितना पुट कर लें, ए इंटू टी क्यूब डी टी अपॉन टी, ठीक है। अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा एक आपको मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, डी एक्स इंटू एक्स की पावर एन इक्वल टू होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। थोड़ा सा आगे लिख देना था ये, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन पार्ट तो ये हो गया, आगे वाले को ऐसे रखो t इक्वल टू टी एस्टिक टी इक्वल टू डिजायर्ड टेम्परेचर टी केल्विन। अब ये आगे वाले सीपी डी टी अपॉन टी लिखो या डी एल एन टी लिखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 15 केल्विन के ऊपर तो हमने कहा कि आपका अलग अलग टेम्परेचर पर आप क्या करेंगे, सीपी कैलकुलेट करेंगे, क्या है एल एन टी और सीपी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, एरिया अंडर द कर्व पता करेंगे, उससे पता चल जाएगा ये वैल्यू कितना आने वाला है। पहले वाला इंटीग्रल पार्ट का थोड़ा सा दिक्कत था तो उसको हमने इस पैटर्न पे लिख दिया, डी बाई टी क्यूब इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां से ये क्या बना, देखिए a इंटू टी की पावर 3, ये टी भी ऊपर लाओ भैया, टी की पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू डी टी। अब a तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो बाहर आ जाएगा, और टी की पावर 3 एक कम होगा पावर, तो क्या हो जाएगा टी की पावर 2 इंटू डी टी। तो ये हो गया हमारे पास डी टी इंटू टी की पावर 2, ये बन रहा फॉर्मूला है, रीअरेंज कर लेना इसको, इक्वल टू कितना आ जाएगा टी की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, पावर कितना है 2 है ना, तो 2 प्लस 1 है, तो टी की पावर 3 अपॉन 3,
a t⁻³ डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया इसका वैल्यू आपका, प्लस दूसरा इंटीग्रल पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन t इक्वल टू टी एस्टिक, t इक्वल टू डिजायर्ड टेम्परेचर t केल्विन Cp या dt अपॉन t लिख लो, या आप चाहो तो क्या लिख लो dln t लिख लो, ठीक है ना। तो यहां से एक इक्वेशन जो बना है, ये इक्वेशन हमारा क्या है, टी टेम्परेचर पर सॉलिड, ऑनली सॉलिड स्टेट है, लिक्विड गैस की अभी हम बाद में बात करेंगे, सॉलिड स्टेट पर टी टेम्परेचर पर एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मेजरमेंट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसमें एक कांस्टेंट होगा, तो आप क्या है, ये वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर लेंगे अब, और ये वाला आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, Cp dln t के फॉर्म में लिखेंगे, और अलग अलग टेम्परेचर पर Cp के मेजर करके एरिया अंडर द कर्व जो मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं, उससे आप एरिया अंडर द कर्व से आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, तो ये पूरा कैलकुलेशन निकालेंगे, तो ये क्या टी टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में एब्सोल्यूट एंट्रोपी मेजरमेंट इक्वेशन होगी, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग क्या है यहीं तक इसी डेरिवेशंस को रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, लेकिन हम इसको ले जाएंगे मैक्सिमम के लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बुक्स में बड़े बड़े थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे आपको सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में, ठीक है, ऐसे आपके क्या है क्वेश्चन जब अराइज होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत ना आए, इसलिए हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सॉलिड स्टेट में समझ में आ गया ना टी टेम्परेचर पर कैसे, पहले 15 केल्विन तक के टेम्परेचर रेंज के लिए चलो, फिर 15 से ऊपर टेम्परेचर रेंज के लिए चलो, तो दोनों को आप ऐड ऑन कर लो, St निकल जाएगा, एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट टी टेम्परेचर इन सॉलिड स्टेट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना। अब आगे के लिए कैसे जरा देखिएगा, इस वाले पार्ट को थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, इसी क्वेश्चन को मैं फॉलो करते हुए चलूंगा। ये है से देखिए, सपोज पहले आप मेरी कंडीशन को क्या है ध्यान से समझने की कोशिश करना। सपोज आपका सब्सटेंस है ए, ठीक है, इस सब्सटेंस का गैसियस स्टेट में टी टेम्परेचर पर आपने एंट्रोपी पता करना है, गैसियस स्टेट में टी टेम्परेचर पर या टी केल्विन पर आपने एंट्रोपी पता करना है। और एक और मैं आपको एडिशनल कंडीशन दे देता हूं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं मैं इसको, अल्फा एंड बीटा, सॉलिड स्टेट में दो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा एंड बीटा, दो सॉलिड एलोट्रोप अल्फा एंड बीटा, दीज विल रिप्रेजेंट टू डिफरेंट फेजेस, समझता है ना, फेज तो पढ़ा है ना, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं आप फेज, तो अल्फा एंड बीटा जितने सॉलिड्स मिक्स होते हैं किसी सिस्टम में उतने फेज होते हैं वहां। सॉलिड है सिस्टम का ऐसा पार्ट जो कि आसानी से रिमेनिंग पार्ट्स आप उसको सेपरेट कर सके। मान लीजिए एक कंटेनर ले लिया हमने, एक डब्बा ले लिया, उसमें ये डाल दिया, उसमें एक पेन डाल दिया, एक चौक डाल दिया, तो मैं चाहूं तो इसको उठा के अलग कर सकता हूं, तो एक इंडिविजुअल फेज हो गया। तो ऐसे दो सॉलिड क्या है एलोट्रोपिक फॉर्म में आपका सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब दो फेज है यहाँ पे सॉलिड के, ठीक है ना। और हमको ऑब्टेन करना है एंट्रोपी का मेरी क्या है जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कहां पे, गैसियस स्टेट में, वो भी टेम्परेचर टी पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसके बारे में आपको ये बात समझ में आ गई ना, सब्सटेंस ए का गैसियस स्टेट पे टी टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मेजरमेंट करना है, लेकिन ये सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में दो एलोट्रोपिक फॉर्म को एग्जिबिट करता है, दीज आर अल्फा एंड बीटा एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ठीक है ना, which will represent the two different phases। अब कैसे भी देखिए, ये है, मैं इसका एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से देखिएगा इसको। ए सॉलिड स्टेट में है, अब पहले तो आपका 0 केल्विन पे होगा ना, हम शुरू हमेशा 0 केल्विन से करेंगे, और कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म है फिलहाल, अल्फा है, अल्फा एलोट्रोपिक फॉर्म है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे है, और यहां से आप इसको लेके जाएंगे पहले कहां तक, ये टी एस्टिक के लिए हमने वैसे इंडिकेट किया 15 केल्विन टेम्परेचर का रेंज, यहां तक आप क्या करेंगे, ए सॉलिड स्टेट में ही है, अल्फा एलोट्रोपिक फॉर्म में ही है, ठीक हो गया ना। यहां से यहां तक लेके गए, तो इस दौरान क्या होगा, एक सर्टेन एंट्रोपी चेंज होगा, डेल्टा S1 कह लो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी चेंज तो आएगा ही ना, कितना आया था, A/T³ आया था पहले क्वेश्चन में जो आया था, तो ये निकल जाएगा। फिर यहां से अब आप सब्सटेंस को इसी सॉरी है तुम्हारा सॉलिड स्टेट में, ए सॉलिड स्टेट में है, अल्फा स्टेट, ये हो गया टी ट्रांजिशन, मतलब 15 केल्विन से
ट्रांजिशन टेम्परेचर तक के, ट्रांजिशन टेम्परेचर समझते ना, जब अल्फा एलोट्रॉप का बीटा एलोट्रॉप में कन्वर्जन होगा, उस टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो आप अल्फा एलोट्रॉप जो 0 केल्विन पे था 15 तक ले गए, 15 से आप उसके ट्रांजिशन टेम्परेचर तक लेके गए उसको। ट्रांजिशन टेम्परेचर तक जाने पे फिर टेम्परेचर बढ़ा तो कुछ तो एंट्रोपी चेंज होगा, डेल्टा S2, ठीक है। फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर पे पहुंचते ही क्या होगा, उसका अल्फा से बीटा में कन्वर्जन हो जाएगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब ये कन्वर्ट करके आपका किसमें, ए सॉलिड ही रहेगा क्योंकि बीटा तो सॉलिड ही है ना, बीटा सॉलिड, टी ट्रांजिशन, टेम्परेचर भी वही रहेगा। जैसे आप कहते हैं ना किसी सॉलिड को मेल्ट करना है तो आप मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं, फिर जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो उसी टेम्परेचर पे वो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। ऐसे ही क्या है, आपको अल्फा फॉर्म का ट्रांजिशन टेम्परेचर तक ले गए तो ट्रांजिशन टेम्परेचर पर ही वो अल्फा से किसमें कन्वर्ट होगा, बीटा। तो इस समय भी एक सर्टेन एंट्रोपी चेंज होगा, डेल्टा S3। आप पढ़े होंगे सेकेंड ईयर में, एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज चेंज होता है तो एंट्रोपी में कुछ न कुछ वेरिएशन आता है, तो वो कितना आएगा वो यहां पे कैलकुलेट करेगा, अभी बाद में आएंगे फॉर्मुलेशंस पे। पहले मैं आपको जस्ट ऐसे उसको डिफाइन कर देता हूं। देन यहां से अब आप आएंगे, देखिए ये है ए, ट्रांजिशन टेम्परेचर तक पहुंच गए। अब आप आएंगे टी, फ्यूजन, सॉलिड स्टेट है लेकिन कौन सा स्टेट है, बीटा एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो बीटा फॉर्म को आप लेके जाएंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, जहां पर से वो क्या होगा, मेल्ट होगा, उस टेम्परेचर तक लेके जाएंगे, तो उसको कहते हैं फ्यूजन टेम्परेचर तक, ठीक है। इस दौरान भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ एंट्रोपी चेंज होगा, डेल्टा S4। दो तरह से एंट्रोपी चेंज हो रहा है, एक तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन से हो रहा है, एक आपका टेम्परेचर राइज करने से हो रहा है। तो ये टेम्परेचर राइज हो रहा है तो आपका एंट्रोपी चेंज होगा, यहां फेज चेंज हो रहा है अल्फा से बीटा तो भी एंट्रोपी चेंज हो रहा है। फिर यहां से आप कहां गए, ये आप गए नेक्स्ट फ्यूजन टेम्परेचर पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, आपको फ्यूजन मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा, लिक्विफाई कर जाएगा। तो ए अब कौन से स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में, टेम्परेचर वही रहेगा, फ्यूजन टेम्परेचर पे, जैसे यहां ट्रांजिशन टेम्परेचर पे ही अल्फा का बीटा में कन्वर्जन हुआ, एक फेज दूसरे में गया, तो यहां फ्यूजन टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में गया। ये तो फेज हुए, सॉलिड लिक्विड गैस तो फेज होते हैं, तो आप जानते ही हैं, एरोट्रॉप भी फेज होता है, ये समझ लेना, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें एंट्रोपी चेंज डेल्टा S5। फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा और मेहनत करना है, देखिए ए लिक्विड स्टेट में ही है, फ्यूजन टेम्परेचर पे आप, लेकिन लिक्विड फॉर्म में है, तो अब उसको कहां तक ले जाना है, हमने तो गैस फॉर्म तक जाना है ना, तो उसके वेपराइजेशन टेम्परेचर तक जाना है, बॉइलिंग पॉइंट इसको आप कह सकते हैं। तो यहां से फिर टेम्परेचर बढ़ा है वेपराइजेशन टेम्परेचर तक, मान लीजिए जैसे पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, लिक्विड फॉर्म में, तो आपको उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना तो 100 तक जाएंगे आप, ठीक है ना। तो ऐसे चले गए। फिर इसमें भी एंट्रोपी चेंज डेल्टा S6। फिर फर्दर आपका क्या करना है, यहां पे क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन टेम्परेचर पे चलेगा, तो अब लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर फॉर्म में। तो ए गैसियस स्टेट में चलेगा, ये आपका जो आपका टारगेट है, काफी क्लोजर है आप उसके। अब देखिए गैसियस स्टेट में चले गए तो यहां से अब आप क्या करेंगे, गैसियस स्टेट में भी तो आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंट्रोपी पता करना है, तो आप यहां से ए गैसियस स्टेट में डिजायर्ड टेम्परेचर टी तक इसको वेपराइजेशन टेम्परेचर से पहुंचे। मान लिया वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो लिक्विड से वेपर फॉर्म आ गया 100 पे, लेकिन आपको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने वाटर का क्या करना है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी पता करना है गैस फॉर्म में, तो यहां से 120 तक लेके जाएंगे उसको, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कितना आ जाएगा, ये हो गया डेल्टा S7, ये हो गया डेल्टा S8। तो आपको दो तरह से दिख रहा है ना, एक में रेंज चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो भी एंट्रोपी चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी तो रैंडमनेस थोड़ी सी राइज करेगा, ठीक है ना। और दूसरा फेज चेंज हो रहा है तो भी आपका एंट्रोपी चेंज, जैसे ये टेम्परेचर बढ़ा एंट्रोपी चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ा एंट्रोपी चेंज होगा, यहां से फेज चेंज हुआ तो भी एंट्रोपी चेंज होगा। तो दो तरीके से, या तो फेज चेंज होने से एंट्रोपी वेरिएशन आएगा या टेम्परेचर राइज करने से एंट्रोपी वेरिएशन होगा। तो अब यदि मुझे गैस फॉर्म में इस टेम्परेचर पे टोटल एंट्रोपी कितना होगा ये पता करना है, तो क्या कर सकता है, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस
डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5 प्लस डेल्टा S6 प्लस डेल्टा S7 प्लस डेल्टा S8, इन सबको ऐड कर लोगे तो यही कराएगा ये गैसियस फेज में T टेम्परेचर पर एब्सोल्यूट एंट्रोपी। ठीक है, अब इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पर आता देखिए। डेल्टा S1 अभी पढ़ेंगे, इसमें से 15 केल्विन टेम्परेचर के रेंज पे कितना था, a इंटू टी की पावर 3/3, इससे निकालेंगे। डेल्टा S2 ये रेंज है, तो आप कहां से कहां तक, T इक्वल टू टी एस्टिक से T इक्वल टू टी कौन सा है, ट्रांजिशन टेम्परेचर तक। यहां Cp क्या कर लो, dt/T कर लो या dln/T कर लो, ठीक हो गया। हमने कहा 15 केल्विन से नीचे पे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि सीपी मेजरमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन 15 से ऊपर तो आपका क्या है, क्या करेंगे, अलग अलग टी पर सीपी कैलकुलेट करें, सीपी और डीटी के क्या है, एलएनटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो ग्राफ का कर्व एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो ये इंटीग्रेशन कराएगा, डेल्टा S2 हो जाएगा यहां से यहां तक। फिर फेज चेंज हो रहा है, डेल्टा S3। अब एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड ईयर में आप जब पढ़ते हैं तो वहां पे आपने पढ़ा होगा एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन डेल्टा H ट्रांजिशन अपॉन T ट्रांजिशन। ठीक है ना, क्या है, एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्जन करते हैं, इसमें कितना एंथैल्पी रिक्वायर्ड हो, तो ये वो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय ट्रांजिशन टेम्परेचर। देन डेल्टा S4, डेल्टा S4 क्या होगा, ये फिर रेंज है, ट्रांजिशन टेम्परेचर से फ्यूजन तक जा रहे हैं, फिर ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे T, यहीं पे लिख दे रहा हूं, ट्रांजिशन से T फ्यूजन तक क्या, Cp dln T, ठीक होगा। इस इंटीग्रेशन से एरिया अंडर द कर्व से ग्राफिकल से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा S5 क्या होगा, S5 क्या, ये है जहां पे फेज चेंज हो रहा है, तो फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय TF फ्यूजन टेम्परेचर, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ये रेंज आ गया, तो रेंज जहां होगा वहां इंटीग्रेशन में क्या है, ग्राफिकल मेथड से अलग अलग टेम्परेचर पर सीपी कैलकुलेट करके एरिया अंडर द कर्व से आप उसको कैलकुलेट कराएंगे, ठीक है ना। और जहां पे आपका फेज चेंज हो रहा है तो ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन जो भी है उतना अपॉन तुम्हारा ट्रांजिशन टेम्परेचर या फ्यूजन टेम्परेचर। डेल्टा S6 T कहां से कहां तक चल रहा है, फ्यूजन से वेपोराइजेशन तक, फ्यूजन से T वेपोराइजेशन तक, Cp dln T या इसको dt/T जो भी लिखा है, ठीक है ना, इससे कैलकुलेट करेंगे। फिर यहां से यहां जा रहा है तो फिर फेज चेंज हो रहा है, डेल्टा S7 इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन T वेपोराइजेशन या बॉइलिंग पॉइंट जो भी आप कहना चाहें, ठीक हो गया ना। और लास्ट में आपका फिर रेंज है, तो डेल्टा S कितना है, 8 इक्वल टू इंटीग्रेशन T वेपोराइजेशन से डिजायर्ड टेम्परेचर T तक, Cp dln T, ठीक है ना। ये सारे कैलकुलेशन करके आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन में पुट करने से आपका एब्सोल्यूट एंट्रोपी मेजरमेंट होगा, ठीक है। सपोज मैंने कहा मैं तो मैक्सिमम कंडीशन चलाऊं, सपोज आपसे ये कहा कि कंपाउंड आपका दो एलोट्रोपिक फॉर्म में है, उसका लिक्विड स्टेट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एंट्रोपी निकालना है, तो आप ये तो करोगे, ये भी करोगे, एलोट्रोपिक ट्रांजिशन भी करोगे, फिर फ्यूजन तक भी जाओगे, फ्यूजन से फिर आप क्या है, इसको फ्यूजन, ये इसको फ्यूजन टेम्परेचर तक चलेगा, फ्यूजन भी कराया, फ्यूजन कराने के बाद वेपोराइजेशन तक नहीं जाएंगे, क्योंकि अब वेपर फॉर्म में नहीं ले जाना उसको, लिक्विड स्टेट में ही चलना है। तो फ्यूजन टेम्परेचर से जिस टेम्परेचर तक पर आपने लिक्विड स्टेट में आपने एंट्रोपी मेजर करना है, वहां तक आप उसको क्या है, यहां से यहां तक लेके जाएंगे, तो इतने डेल्टा S6 तक की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना होंगे, ठीक है। सपोज आपका एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है, एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो अल्फा बीटा नहीं होंगे, तो 15 केल्विन तक डेल्टा S1 तो चलेगा, फिर उसमें डेल्टा S2 जो कि ट्रांजिशन टेम्परेचर, फिर यहां से यहां, फिर यहां, ये कुछ नहीं करेंगे, सीधे यहां से यहां तक लेके चलेंगे। ये बीच के स्टेप्स सारे डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा S4 ये कुछ नहीं होंगे, फिर क्या है, 15 केल्विन से इसके फ्यूजन टेम्परेचर तक सीधे डेल्टा S2 हो जाएगा, एक ही आपका एंट्रोपी चेंज आ जाएगा, क्योंकि फिर एलोट्रोप है ही नहीं, तो एलोट्रोपिक ट्रांजिशन या क्या है अदर जो आपको क्या है वर्क कर रहे हैं वो करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपका ये
है एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मेजरमेंट। आई होप कि आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे होंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है लेकिन बहुत अच्छा सिस्टमेटिक कंसेप्चुअल टॉपिक है। कोशिश करेंगे तो उसको आप समझ लेंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा कि इसको अच्छे से लर्न करें, और जहाँ कोई प्रॉब्लम है फिर आप मेरे को बता सकते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो रही, कोई कमी आ रही है तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और कोशिश करें कि ये जो आप वीडियोस को हम आपको भेज रहे हैं तो वो औरों को भी क्या है कन्वे करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब करेंगे या लाइक करेंगे तो उससे क्या होगा, हमको वैसे बेनिफिट नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सब्सक्राइब या लाइक करने से फायदा ये होगा कि किसी और के पास भी जाएगा तो किसी और को भी इसका बेनिफिट पहुंचेगा, ठीक है। इस उद्देश्य से हम आपसे करें कि लाइक सब्सक्राइब करें, और हम चलते रहेंगे ऐसे ही आगे को और भी वीडियोज बनाते रहेंगे जब तक आपका सिलेबस कंटिन्यू है। हम बनाते रहेंगे, आप बिल्कुल इतना बिल्कुल क्लियर करते जाएं। हमने कहा कि आपको इसके बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आपकी बुक में जितना मैक्सिमम होगा उतना हम कोशिश किए आपको समेट के देने की, और भी अच्छा होने की कोशिश होगी तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।